हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। कल 26 दिसंबर 2024 को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। वो दुनिया में नहीं रहे। तो आज का ये पूरा मेरा सेशन, मेरा वीडियो उस महान शख्सियत के बारे में है जिनके बारे में मुझ जैसे व्यक्ति के पास बताने के लिए क्या है। पूरा देश जानता है, यहाँ तक कि विश्व जानता है कि कितने महान थे और क्या करके गए हैं। क्योंकि वो बोलते कम थे लेकिन करते बहुत ज्यादा थे। ही बिलीव्ड इन वर्क्स नॉट इन वर्ड्स। ठीक है, तो आज उन्हीं के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो मेरे पास है, जो मैंने कलेक्ट किया है और आपको ये पूरा जानने का अधिकार है, तो मैं इसे बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत यानी पंजाब में हुआ था, जो पाकिस्तान में है आज। वो एक छोटे से गांव में हुआ था और इनकी डेथ जो हुई थी, अभी डेथ जो एक्सपायर किए हैं 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की अवस्था में, दिल्ली के एम्स में गुरुवार के दिन। और इनकी पत्नी जो हैं वो गुरु शरण कौर जी हैं और इनकी 3 पुत्रियां हैं। और मनमोहन सिंह का जो जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब के गाह, अब पाकिस्तान में हुआ था, पंजाब के गाह नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम गुरुमुख सिंह था और माँ का नाम अमृत कौर था। देश के विभाजन के बाद इनका परिवार भारत आ जाता है। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पीजी किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जो विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज थी, वहां से इन्होंने डीफिल किया था। ऑक्सफोर्ड से डीफिल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी। डॉक्टर मनमोहन सिंह पंजाब विश्वविद्यालय दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। 1966 से लेकर 69 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में भी चुने गए थे। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। 1972 में ये वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। इसके बाद वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष, 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे। 1991 में असम से राज्यसभा सदस्य चुने गए। इसके बाद वह साल 1995, 2001, 2007, 2013, 2019 में राज्यसभा के सांसद चुने गए और 33 साल तक ये राज्यसभा के सदस्य रहने के बाद 3 अप्रैल 2024 को सदन से रिटायर हुए। अभी 3 अप्रैल 2024 को। 1998 से 2004 तक भाजपा जब सत्ता में थी तब वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। 1999 में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए। और 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। 2004 से 2014 तक 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे। 2009 में मिली जीत के बाद वह जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार पीएम बनने का मौका मिला। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण 1987 में, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड 1993 और 94 में, और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड 1993 से नवाजे गए थे। 1993 में ये 3 अवार्ड याद रखिएगा। 1987 में पद्म भूषण, 1993-94 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड, और 1993 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड इनको नवाजा गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार में उनकी पत्नी गुरुशरण और उनकी 3 बेटियां हैं। भारत सरकार ने उनकी निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक, नेशनल मॉर्निंग 7 डेज का डिक्लेयर किया गया है। आर्थिक सुधारों के जनक व प्रणेता माने जाते हैं और एक छोटे से गांव से मिट्टी के तेल के दीपक से अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक अपनी पढ़ाई का डंका बजा दिया।
ऐसे थे हमारे ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। ठीक है, और आपको बताते हैं कि भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे ये 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। इसको याद रखिएगा। इंदिरा गांधी और मोदी जी के बाद ये चौथे प्राइम मिनिस्टर थे जो सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। नेहरू के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री थे जो 5 ईयर का टर्म पूरा करके दोबारा प्रधानमंत्री बने थे। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री ये रहे हैं और नौकरशाह से राजनीति में ये आए थे। इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद इनके एकेडमिक में इनको मैंने बताया ना कि गांव के मिट्टी के तेल के दीपक से शुरू करके कहां तक इन्होंने पढ़ाई किया था। इनकी एक बुक है, बुक नाम है इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। यह भारत की व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना की बुक मानी जाती है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बुक। इनके बारे में थोड़ा सा देख लिया। 1948 में पंजाब में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी किया। 1957 में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में फर्स्ट डिवीजन में इकोनॉमिक्स में पास किए। 1962 में ऑक्सफोर्ड के नाफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डीफिल की उपाधि लिया और पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। UNCTAD सचिवालय में काम किया। 1987 से 1990 के बीच जिनेवा में साउथ कमीशन के ये महासचिव रहे हैं। तो इनके बारे में ये इतना भी याद रखिएगा। और 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार रहे। 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। 1982 से 1985 तक RBI के गवर्नर रहे। भारत के पहले RBI गवर्नर जो देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। और 1985 में प्लानिंग कमीशन में वाइस प्रेसिडेंट ये वाइस चेयरमैन बनाए गए। राजीव गांधी जी ने इनको बनाया था, उसमें उन्हीं की सरकार थी। और UGC के चेयरमैन भी थे। एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार भी ये रहे हैं। और 13वें प्रधानमंत्री थे 22 मई से लेकर 26 मई 2014, यानी 10 साल 4 दिन ये प्रधानमंत्री भारत के रहे, राज्यसभा MP बन करके। और जब ये प्रधानमंत्री थे तो उस समय इन्होंने 2 मिनिस्ट्री का काम और देखा था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2008 और 9 2012 में रही, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी ये रहे। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 2009 से 2011 तक की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी रहे हैं। और इनके द्वारा लाया गया 6 ऐसे सुधार, यूं तो सारे सुधार इन्होंने कहा था, मैंने कहा ना कि ये बातों में नहीं कामों में विश्वास करते थे। बिलीव्ड इन वर्क्स नॉट इन वर्ड्स। याद रखिएगा, बिलीव्ड इन वर्क्स नॉट इन वर्ड्स। इनके द्वारा कुछ ऐसे हिस्टोरिक अचीवमेंट्स थे, ऐसे हिस्टोरिक डिसीजंस थे जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे जून 1991 में इनके द्वारा लाया गया LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, माने उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण। ये ऐसा सुधार था ना, एक ऐसा बड़ा सा सुधार था कि इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार से जोड़ दिया। बंद भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व के बाजार से जोड़ दिया और वैश्विक बना दिया इंडिया को। इसके लिए इसीलिए इनको कभी कभार कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मॉडर्न इकोनॉमी के फादर ये माने जाते हैं। इन्होंने इससे क्या किया था? टू अनफेटर या ओपन इंडियन इकोनॉमी टू द वर्ल्ड, द बिगेस्ट इकोनॉमी रिफॉर्म इन इंडिया। इसे भारत में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार माना जाता है जो जून 1991 में लाए थे, जब ये उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे। और उस समय के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने इनसे कहा था कि अगर हम ये योजना सफल हुई LPG तो श्रेय हम दोनों को मिलेगा, मुझे भी और आपको भी। लेकिन अगर ये असफल हुई तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आप पर, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी आपकी होगी अगर ये योजना फेलियर हुई तो। और आज उसी की बदौलत भारत कहां से कहां पहुंच रहा है।
फिर उसके बाद जून 2005 में सूचना का अधिकार, राइट टू नो की हर सिटीजन्स को, एवरी इंडियन सिटीजन्स को भारत में जानने का, सब कुछ जानने का अधिकार है। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो था ये यही लाए थे, यही पास किए थे जब ये प्रधानमंत्री थे। जानते रहिए, राइट टू नो, टू प्रोवाइड राइट टू इंफॉर्मेशन टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा अधिकार जो होता है सूचना का अधिकार, यही लाए थे जून 2005 में। सितंबर 2005 में ये नरेगा लाए थे। क्या लाए थे? नरेगा, राइट टू वर्क, हर सिटीजन को वर्क करने का अधिकार है और 100 दिन की गारंटीड जॉब देने का इन्होंने जो सपना देखा था, आज भी, अब आज नरेगा का नाम मनरेगा हो गया है। यानी 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी पर इसको नरेगा को मनरेगा कर दिया गया, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया। इससे इतना बड़ा ये अधिकार था कि इसकी तारीफ पूरी दुनिया में की गई थी। यानी सबसे बड़ा रोजगार का जो गारंटी थी वो भारत के पास थी। और सबसे बड़े लोकतंत्र में इनको देखिए, इनके प्रयासों को आप देखिए, इनके अचीवमेंट्स को देखिए, इनकी सोच को आप देखिए कि ये कितने बड़े अर्थशास्त्री, कितने बड़े विद्वान और कितने बड़े पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन और कितने बड़े विजनरी पुरुष थे ये, और कितने इनके लीगेसी कितनी बड़ी ये छोड़ कर गए हैं कि आने वाली पीढ़ियां इनको सदियों तक नहीं, हमेशा तक याद रखेंगी। ठीक है, ये हमेशा याद किए जाएंगे। तो मनरेगा लाए सितंबर 2005 में। मार्च 2006 में अमेरिका से इन्होंने न्यूक्लियर डील किया और जिससे भारत बहुत आगे बढ़ गया। जून 2009 में आधार कार्ड, पूरे सिटीजन्स की पहचान का सबसे विश्वसनीय चीज लाए थे, आधार कार्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जब प्रधानमंत्री थे। और अप्रैल 2010 में इन्होंने शिक्षा का अधिकार, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो आप इनको देखें ना कितना दे रहे हैं, राइट टू नो, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू रिकॉग्नाइज, अपने राइट टू आइडेंटिटी, कि हमारी राइट है कि हमारी एक पहचान हो। ये सारे सुधारों के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा और दशा देने के लिए, दशा सुधारने के लिए एक नई दिशा देने वाले ऐसे महान पुरुष को, मेरे पास शब्द तो नहीं है, बस जितनी जानकारी मैंने कलेक्ट किया है, आप एक एक पॉइंट को इनको याद रखिएगा। बहुत ही महान थे। इनको मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स कहा जाता है, कुछ शब्द, बोलते बहुत कम थे ना ये। और द जेंटल सरदार ऑफ पॉलिटिक्स कहे जाते हैं। ही बर्थड लिबरलाइज्ड भारत, पाइनियर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहे जाते हैं, द जेंटल कंसेंसस बिल्डर कहे जाते हैं। ही वॉज ए विजनरी स्टेट्समैन, पाइनियर, इकोनॉमिस्ट, ब्यूरोक्रेट एंड पॉलिटिशियन। क्या नहीं थे ये, सब कुछ थे ये। और इस सुधारों के बाद ये 6 बड़े सुधार उनको याद रखिएगा। जून 1991 में एलपीजी, जून 2005 में सूचना का अधिकार, सितंबर 2005 में मनरेगा, राइट टू वर्क, और 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील, और 2009 में, जून 2009 में, जनवरी 2009 में आधार कार्ड, और अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार। ये 6 अधिकार, इनके 6 अचीवमेंट्स, 6 ऐसे कार्य हैं कि जिनके लिए सदियों तक रिमेंबर किए जाएंगे। ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। अब इनके कहते हैं कि इन्होंने जो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई किया था ना, वो अपने टीचर्स के कहने पर किया था। और पीएम आवास में रखते थे हमेशा मारुति 800 अपनी फेवरेट। और बंटवारे के समय बताते हैं इनके परिवार वालों ने 16.25 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ आए थे पाकिस्तान में। सिख दंगों के लिए खुद, सिख होते हुए भी इन्होंने खुद संसद में माफी मांगी थी। और 1000 जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, संसद में जवाब देते समय जब लोग बहुत क्वेश्चन करते थे, बड़े प्रश्न करते थे, ये कहते थे कि 1000 जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। और 3 जनवरी 2014 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और उस समय सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट का जवाब देते हुए, उनके 62 उत्तरों का जवाब देते हुए, 62 क्वेश्चंस
का जवाब देते हुए इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि मुझे ईमानदारी से विश्वास है, मुझे ईमानदारी से विश्वास है कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया की तुलना में अधिक उदार होगा। इनके लास्ट जो कथन इन्होंने बोला था कि मुझे ईमानदारी से विश्वास है कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया की तुलना में अधिक उदार होगा। और आज इनके जो क्रिटिक माने जो इनको क्रिटिक थे, जो इनको क्रिटिसाइज करते थे, जो मीडिया इनको क्रिटिसाइज की, क्योंकि यूपीए 2 का जब टर्म आया था उस समय इनको संभालने में 2000 माने इनके ऊपर तो नहीं लगा, ये तो बेहद ईमानदार थे, ईमानदार पॉलिटिक्स में, और इतने ईमानदार व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। बट इनके कुछ जो इनके मंत्रिमंडल में थे उनको लेकर के और अन्ना हजारे का आंदोलन, इस सब की वजह से 2014 के बाद से इनकी माने ये प्रधानमंत्री नहीं रहे, यूपीए की गवर्नमेंट नहीं रही, मोदी जी आ गए। बट इन्होंने अपने जीवन में जो बड़े बड़े सुधार किए उनके लिए ये हमेशा याद किए जाएंगे, हमेशा हम ये रिमेंबर किए जाएंगे। हम चाहेंगे कि हमारे देश में और भी मनमोहन सिंह जैसे बच्चे जन्म लें, जो गांव से शुरू होकर के और उच्चतम शिखर तक पहुंचे अपनी सफलता के, और वह सब कुछ जो भारत की वास्तव में ज़रूरत है उसको कर दिखाएं। तो आर के सिंपल क्लासेस की तरफ से इस महान शख्सियत को विनम्र श्रद्धांजलि है। मैं आई पे ट्रिब्यूट एंड यही विश करूंगा कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और ये फिर किसी रूप में आए और फिर अपने अगर कोई काम हो तो वो पूरा करें, और भगवान चाहे कि हमारे बच्चे भी इनसे प्रेरणा लीजिए। आप लोग ऐसे ही बनने की आप लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं बहुत ही। और इनका जो सबसे अच्छा मुझे वर्क लगता था, यही लगता था कि ही बिलीव्ड इन वर्क्स नॉट इन वर्ड्स। अंडरस्टैंड? तो इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, जो मैंने जानकारी दी है मनमोहन सिंह जी के बारे में, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू।